जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल देखेंगे कि मेंडलीव साहब ने पीरियोडिक टेबल अपना कैसे तैयार किया था, उसका क्या आधार था, उसमें क्या कमियां थी और क्या अच्छाइयां थी। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंडलीव साहब ने कैसे बनाया था, उनका आधार क्या था। The physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic mass. That is, when the elements are arranged in increasing order of their atomic mass, elements with similar properties are repeated after certain regular interval. ठीक है, तो उस समय जो नॉन एलिमेंट्स थे, पहली बात तो इनका भी आधार क्या था, एटॉमिक मास ही था। ठीक है, तो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने क्या किया, उस समय जो भी एलिमेंट्स नोन थे, उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है ना, उसको क्या किया, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में लगाते गए, सजाते गए। ठीक, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज सेम आ रही हैं एलिमेंट्स की, ठीक है ना, कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही हैं एक रेगुलर इंटरवल के बाद। ठीक है, तो ये अभी हम जब देखेंगे अभी पीरियोडिक टेबल मेंडलीव साहब का, तो उसमें चीज़ें हमको और क्लियर हो जाएंगी। मेंडलीव वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस्ड एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्म में। अभी तक देखो, ये टेबल के फॉर्म में मेंडलीव साहब पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एलिमेंट्स को या पीरियोडिक टेबल को, मतलब कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट टेबल के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में दिया था। ठीक है ना, सबसे पहले तो एग्जाम में कभी आता है कि टेबल के फॉर्म में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था एलिमेंट्स को, तो मेंडलीव साहब का नाम आता है। क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पहले बात हम कुछ देख लेते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था। जैसे आज के पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं 18 ग्रुप, 7 पीरियड, ऐसे ऐसे करके हम लोग याद करते हैं। तो भाई जब ये टेबल के फॉर्म इन्होंने बनाया था तो उस समय भी क्या था, ग्रुप, पीरियड, ये सब बातें हमको सीखनी पड़ेंगे। इट कंटेन्स 8 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है ना, ध्यान रखना 8 वर्टिकल कॉलम था जिनको हम लोग ग्रुप्स बोलते थे उस समय, जिसको ये रोमन न्यूमरल में 1 से लेकर 8 तक कहते थे। ठीक है ना, 1 से लेकर 8 तक। और ध्यान रखना ईच ग्रुप एक्सेप्ट 8th ग्रुप, ये जो 8वां है इसको छोड़ के सभी को क्या किया गया था, सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। मतलब जो फर्स्ट ग्रुप था उसको ए और बी में डिवाइड किया गया था, सेकंड को भी ए और बी में, थर्ड को भी, फोर्थ को भी, फिफ्थ, ठीक है ना, सिक्स्थ, सेवेंथ, सबको क्या किया गया था, ए और बी में डिवाइड किया गया था छोटे छोटे और ग्रुप में। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ग्रुप नंबर 4 है। ठीक, ये ग्रुप नंबर 4 है, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, सब ग्रुप में, ए में और बी में। क्लियर। सब ग्रुप ए कंटेन्स नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स में अभी आप आगे भी सीखेंगे, नॉर्मल एलिमेंट्स वो होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है। सिमिलरली जैसे हम बोल दें एस और पी ब्लॉक। ठीक, तो सब ग्रुप ए में नॉर्मल एलिमेंट्स थे और सब ग्रुप बी में कौन से एलिमेंट थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है। MPT यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 6 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। जैसे आज के समय में हॉरिजॉन्टल रोज होता है, उस समय भी उसको पीरियड्स ही कहा जाता था। क्लियर है, इसको नोट करिए। तो उस समय एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स वेर नोन एंड नॉर्मल गैसेस वेर नॉट डिस्कवर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, कभी कोई पूछा जा सकता है कि मेंडलीव साहब जब अपना पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस कर रहे थे उस समय कितने एलिमेंट्स थे, 63, और उस समय नोबल गैस को नहीं खोजा गया था, इस बात का भी ध्यान रखें। क्लियर। अगला, अब ये बताइए मेंडलीव साहब ने अगर प्रॉपर्टीज को चेक किया होगा कि जैसे सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो उन्होंने क्या उसका आधार रखा होगा। तो उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले को चेक किया। उन्होंने सबका हाइड्राइड का और सबका ऑक्साइड फॉर्मेशन कराया, और जिसका जिसका फॉर्मूला एक जैसा बन रहा था उन्होंने उसको एक साथ एक कैटेगरी में डाल दिया। जैसे मैं लिथियम की बात करूं या मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम का हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है NaH, और पोटेशियम का भी फॉर्मूला होता है KH। ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है सोडियम का Na2O और इसका K2O। तो ध्यान रखो दोनों का हाइड्राइड का फॉर्मूला भी सेम बन रहा है और ऑक्साइड का भी सिमिलर बन रहा है। तो इसी आधार पे ये बनाए थे कि सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, को सेम
एक साथ ग्रुपिंग कर दी जाए। क्लियर है ना? चलिए अब हम देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला, स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स बिकेम सिस्टमेटिक। भाई सही बात है, अगर उस समय क्या था, जैसे कि अलग अलग जब एलिमेंट्स हैं रैंडमली, कोई इधर पड़ा कोई उधर पड़ा, किसी का कुछ नहीं पता कौन कहाँ होगा किसके साथ होगा, तो सारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग पढ़नी पड़ती थी। अब क्या है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब एक साथ अगर ग्रुपिंग कर दी जाए तो हमको बस एक सोडियम का प्रॉपर्टी हमको थोड़ा सा पढ़ना रहेगा। बाकी हम 80 से 90% तो हम प्रेडिक्शन लगा लेंगे कि बाकी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का क्या होगा। बाकी 100% तो किसी का भी सेम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो अंतर रहता ही है, और जो थोड़ा मोड़ा 10-5% अलग रहता है तो उसको इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो खैर पहले से काम तो आसान हो गया, तो सिस्टमेटिक तो हो ही गया। दूसरा, ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एट दैट टाइम। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उस समय नहीं खोजे गए थे और उनके लिए इन्होंने पहले से ही जगह तैयार रखा था। ठीक है ना, पहले से ही जगह तैयार रखा था। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम उन्होंने खोजा था, मतलब बता दिया था कि जर्मेनियम के जैसा कोई एलिमेंट खोजा जाएगा, और उसके लिए उन्होंने नाम भी बता दिया था। जैसे इका सिलिकॉन उन्होंने नाम दे दिया था, इका सिलिकॉन, इका सिलिकॉन, और जगह उन्होंने दे दिया था जस्ट उसी के नीचे, और उन्होंने प्रेडिक्शन लगा लिया था कि इसका प्रॉपर्टी भी सिलिकॉन की तरह ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था, कंट्रीब्यूशन था। क्लियर? एमपीटी यानी कि मेंडली पीरियोडिक टेबल हेल्प्ड इन करेक्टिंग द डाउटफुल एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स, और इसमें नाम आता है बेरिलियम का। अभी हम इसको आगे डील कर रहे हैं। एमपीटी वॉज फ्लेक्सिबल इनफ टू एकोमोडेट द नोबल गैसेस आफ्टर देयर डिस्कवरी। अब सबसे बड़ी खासियत ये थी कि नोबल गैस तो उस समय खोजे नहीं गए थे, बट नोबल गैस जब खोजे गए तो बिना किसी दूसरे एटम, बिना किसी दूसरे एलिमेंट के पोजीशन को डिस्टर्ब किए उस पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस को भी जगह दे दिया गया, किसी और को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इसको नोट करिए। फिर हम आगे अभी देख लेते हैं कि ये वैलेंसी से इन्होंने, ये जो एटॉमिक वेट उन्होंने करेक्शन किया था बेरिलियम का, ये वैलेंसी से किया था। कैसे किया था आइए देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैसे उन्होंने वैलेंसी को करेक्शन करके एटॉमिक मास को करेक्ट किया। सबसे पहले हम वैलेंसी देखते हैं। तो दो तरह की वैलेंसी है, एक है वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन विथ वन एटम। एक एटम के साथ कितने हाइड्रोजन है वही उसकी वैलेंसी कहलाती थी। जैसे मैं एग्जांपल में बोलूं, सोडियम का फॉर्मूला हाइड्राइड का होता है NaH। कितने हाइड्रोजन है सोडियम के साथ, तो इसका वैलेंसी क्या हो गया 1। Mg के साथ MgH2 हो गया, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो गया 2। ठीक है, मैं CH4 की बात करूं तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है 4। तो जितनी हाइड्रोजन की संख्या होती है वही क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। NH3 की बात करूं तो वैलेंसी यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्लियर? कभी कभी एग्जाम में ये पूछ सकता है कि वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, ये सब क्या होता है, छोटे मोटे एग्जाम में तो आ ही सकता है। क्लियर है? दूसरा है वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन ये क्या था, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन विथ वन एटम। एक एटम के साथ जितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे उसका डबल संख्या कर दीजिए, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे सोडियम के ऑक्साइड की बात करें तो Na2, 2 सोडियम के साथ 1 ऑक्सीजन, तो 1 सोडियम के साथ क्या होगा आधा ऑक्सीजन, और आधा का डबल कर दोगे तो कितना आएगा 1, यानी सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई 1। MgO, मैग्नीशियम के साथ 1 ऑक्सीजन है तो उसका डबल कर दो तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। Al2O3, 2 एल्युमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन एटम है, यानी कि 1 एल्युमिनियम के साथ 1.5 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और 1.5 का डबल कर दो यानी कि 3 आ गया, तो वैलेंसी कितना आ गया 3। तो ये ध्यान रखना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी का क्या मतलब था मेंडलीव साहब के हिसाब से। अब देखो बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वो 13.5 लिया गया था। ठीक है ना, 13.5। ठीक है,
13.5, जो कि क्या था, रॉन्ग था। अब उसको करेक्ट कैसे किया, तो उन्होंने बेरिलियम का ऑक्साइड बनाया, तो BeO, एक बेरिलियम के साथ एक ऑक्सीजन, यानी कि इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी 2 हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब हम देखें जो एटॉमिक मास होता है वो होता है इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट मास जो होता है वो बेरिलियम का होता है 4.5। तो ठीक, अब पहले जो ये तो देखो, ये तो करेक्ट वैलेंसी है, ये जो करेक्ट वैलेंसी है बेरिलियम का, तो पहले जो वैलेंसी इनकरेक्ट जो लिया जा रहा था वो 3 लिया जा रहा था। तो एटॉमिक मास अर्लियर, इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 4.5, ठीक, इनटू डाउटफुल वैलेंसी 3, तो ये कितना आ गया, 13.5। 13.5 आते ही समझ लिया गया कि इसको मैग्नीशियम यानी एटॉमिक नंबर, अरे मैग्नीशियम मतलब ये 13.5 आते ही ये समझ लिया गया कि इसको कहाँ रखना चाहिए, कार्बन यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 12 और नाइट्रोजन यानी एटॉमिक मास 14, इनके बीच में रखा जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं था, ठीक है, इसकी पोजीशन कुछ और थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसकी वैलेंसी को सिद्ध कर दिया कि कितना होता है, 2 होता है। तो अब एटॉमिक मास करेक्टली क्या हो जाएगा, करेक्ट ये हो जाएगा इक्विवेलेंट मास इनटू उसकी करेक्ट वैलेंसी यानी कि 2, तो आ गया 9, ठीक है। तो इन्होंने डाउटफुल वैलेंसी या डाउटफुल एटॉमिक मास को भी करेक्शन किया इन्होंने। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए अब देख लेते हैं हम लोग मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक, देखो ये ओरिजिनल मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। आपको किताबों में जो मिलेगा या एनसीईआरटी में मिलेगा तो वो मॉडिफाइड है, ठीक है ना। वो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ जो इन्होंने कुछ एलिमेंट्स प्रेडिक्ट किए थे जो उस समय डिस्कवर नहीं थे। तो खैर ये हम ओरिजिनल मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये देखो 1 से लेकर 8 तक क्या है, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ग्रुप्स, जिसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कि ये देखो फर्स्ट ग्रुप A और B में डिवाइडेड है, सेकंड भी A और B में, थर्ड भी A और B में, फोर्थ भी A B और सेवेंथ भी A और B में, यानी कि 1 से लेकर 7 तक सारे के सारे क्या हैं, 2 ग्रुप्स में, 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड है। 8वां ग्रुप जो है डिवाइडेड नहीं है। 8वें ग्रुप में क्या है, 3 3 6 और 3 9 एलिमेंट्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं 3 करके सेट में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 8वां जो ग्रुप है, 8th ग्रुप कंटेन्स 9 एलिमेंट्स इन 3 सेट, ठीक। और ध्यान रखिए इस बात को, कौन सी बात, कि यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे ये सबका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऑक्साइड का और हाइड्राइड का फॉर्मूला, जैसे R2O ऑक्साइड का फॉर्मूला, RH ये इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला। क्लियर? R2O का मतलब R के जगह पे यही एलिमेंट रखना है, जैसे Li रख दिए तो Li2O, सोडियम रख दिए तो Na2O, ठीक है, पोटेशियम रख दिए तो K2O, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक। Li रख दिए तो RH यानी कि LiH, Na रख दिए तो NaH, K रख दिए तो KH, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 4th ग्रुप की बात करें तो RO2 यानी अगर कार्बन रखेंगे तो CO2, सिलिकॉन रखेंगे तो SiO2, और अगर यहाँ पे हाइड्राइड का फॉर्मूला देखें तो CH4 बनता है, SiH4 बनता है। 7th ग्रुप में भी देख लीजिए R2O7, अगर क्लोरीन रखें तो Cl2O7 और RH यानी कि ClH यानी कि HCl। तो ये इनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के फॉर्मूलेस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी आधार पे ये बनाया गया है। और दूसरा देखो एल्युमिनियम के नीचे ये जो जगह खाली दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और सिलिकॉन के नीचे ये जो जगह खाली दिखाई दे रहा है, ये एटॉमिक मास उन्होंने प्रेडिक्शन कर लिया था, प्रेडिक्ट कर लिया था कि जो भी एलिमेंट खोजा जाएगा उसका एटॉमिक मास क्या होगा और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ठीक है। और इसको नाम दे दिया इन्होंने इका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के नीचे जो जगह छोड़ा है नाम दे दिया इका एल्युमिनियम। और इका एल्युमिनियम आज के समय में क्या होता है, गैलियम। क्लियर?
उसी तरह सिलिकॉन के नीचे इन्होंने नाम दे दिया ईका सिलिकॉन, ईका सिलिकॉन, ठीक। और क्या होता है वो जर्मेनियम होता है। तो जब मॉडिफिकेशन करके जब बनाया गया तो उसको यहीं पे बना दिया गया, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लियर है, इसको नोट करिए। अब हम देख लेते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या कमी रह गई थी, नोट कर लीजिए इसको। तो आइए अब हम डिफेक्ट्स ऑफ, यानी कि क्या कमी थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं। सबसे पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। खैर वो तो अब भी फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिससे इसकी प्रॉपर्टी अल्कली मेटल्स के साथ मैच खाती है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करता है, और ये हाइड्रोजन बन जाता है, नोबल गैस एक इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाता है, तो जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन की तरह भी बिहेव करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी अभी तक इसका पोजीशन फिक्स नहीं हो पाया है। क्लियर है, तो ये हो गया पहला। दूसरा, डिसिमिलर एलिमेंट्स वेयर ग्रुप टुगेदर एंड सिमिलर एलिमेंट्स वेयर सेपरेटेड। क्लियर है ना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स को साथ रखा गया था जिनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स को दूर भी रख दिया गया था जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। क्लियर है, जैसे देखिए यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पे देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब दिख रहा है, बट ये कॉपर क्या कर रहा है इसके साथ, कॉपर के साथ तो कुछ खास प्रॉपर्टी मैच इसकी है नहीं, भले ये अलग सब ग्रुप है, लेकिन ग्रुप नंबर फर्स्ट तो है। तो मेरा मतलब कहने का यही है। क्लियर। और अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो पोजीशन वेयर अवेलेबल फॉर आइसोटोप्स। हालांकि ये तब तक दिक्कत रहेगा जब तक हमारा एलिमेंट को क्लासिफाई करने का जो आधार है वो एटॉमिक मास रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आइसोटोप्स का मास डिफरेंट होता है, बट वो सेम एलिमेंट से आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे कार्बन की बात करूँ, तो कार्बन 12 वाला भी है, 13 वाला भी है, 14 वाला भी है, तो कार्बन के लिए 3 अलग अलग जगह बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो आइसोटोप वाली थी ये तो सबके साथ थी। जब तक एटॉमिक मास वाला हमको यूज़ करेंगे, हम यही बेसिस रहेगा हमारा, तब तक हमको आइसोटोप्स के लिए अलग अलग, कार्बन के लिए 3-4 पोजीशन अलग बनानी पड़ेगी, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के लिए अलग बनाना पड़ेगा, और भी जो एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स थोड़े स्टेबल होते हैं कुछ काफ़ी हद तक, उनके लिए हमको अलग पोजीशन बनाना पड़ेगा। तो आइसोटोप्स के लिए कोई पोजीशन नहीं था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलुरियम प्लेस्ड बिफोर आयोडीन एंड कोबाल्ट प्लेस्ड बिफोर निकेल। इसको ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे टेलुरियम, देखो टेलुरियम का एटॉमिक मास होता है 127.6 और आयोडीन का 126.9। अब जब मेंडलीव साहब के हिसाब से आप एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास में ही रख रहे हैं, तो हर लेफ्ट वाले का एटॉमिक मास कम होना चाहिए, राइट वाले का एटॉमिक मास ज़्यादा होना चाहिए। बट ऐसा यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। टेलुरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा फिर भी वो लेफ्ट है, आयोडीन का कम है फिर भी वो राइट है, ठीक। अब जैसे कोबाल्ट और निकेल में देखो, एक्चुअल की बात करें तो कोबाल्ट का 58.9 होता है। वो भले आज के समय में हम नियरली सेम ले लें, बट मैं एकदम एक्चुअल की बात कर रहा हूँ तो कोबाल्ट का 58.9 और निकेल का 58.7। किसका ज़्यादा है? कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट राइट होना चाहिए, निकेल पहले आना चाहिए भाई, ज़्यादा इसका है तो ये बाद में आएगा, ठीक। बट ये दिक्कत थी, लेकिन आज के समय में ये पोजीशन सही है। कोबाल्ट निकेल से लेफ्ट होता है, टेलुरियम आयोडीन से लेफ्ट होता है, क्योंकि आज का आधार एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर है जो कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर टेलुरियम से ज़्यादा है, निकेल का एटॉमिक नंबर कोबाल्ट से ज़्यादा है। तो ये आधार जो था एटॉमिक मास वाला, यही गड़बड़ था। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।